बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन आज इस सेगमेंट की शुरुआत हम एक टॉपिक के साथ कर रहे हैं, एक मुद्दे के साथ कर रहे हैं। और जो चर्चा में मुद्दा है वो ये है कि आप कैसे पहचानें कि आपके लिए सही फंड कौन सा है। अब AMCs अपने ख़ास फंड्स प्रमोट करती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, निवेशक हैं जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर और फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर्स की सलाह लेकर जो भी फंड वो बेचते हैं या जिस भी फंड की परफॉर्मेंस उनको अच्छी लगती है उसे अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं, उसे खरीद लेते हैं। और थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हो गया बाजार में, फंड की परफॉर्मेंस में थोड़ी सी भी गिरावट दिखाई दी तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आज हमने सोचा है कि नए फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले वो कौन कौन सी ऐसी बुनियादी बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चले कि आपके आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके लिए सही फंड कौन सा होगा। हर्षवर्धन रुंगटा, CEO रुंगटा सिक्योरिटीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और कैसे चुने फ़ायदे का फंड या कैसे चुने आपके लिए सही फंड, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। और फाइनेंशियल प्लानिंग और ख़ासतौर से जब भी आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश करना चाहते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप समझ पाएँ और वो पैरामीटर्स आपको, वो पैमाने आपको पता हो जिसके तहत आप एक फ़ंड का चुनाव कर सके। तो हर्ष, बहुत ही ओपन एंडेड सवाल है, लेकिन क्या कोई राइट फंड होता है? ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं, दर्शक भी ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि प्लीज सजेस्ट अस द राइट फंड, है ना? तो ये राइट फंड की परिभाषा क्या होती है? वेल कविता, आपने शुरुआत बहुत सही मायने में की है कि आपने कहा कि लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना टॉप परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं, वो आप कोई ना कोई वेबसाइट पे चले जाएंगे और पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कि भाई टॉप परफॉर्मिंग फंड 1 साल, 3 साल या 5 साल में कौन सा रहा है। फिर वो रैंकिंग देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उन्हें 5 स्टार रैंकिंग, 3 स्टार, 2 स्टार रैंकिंग दी है। तो बस उसको देखते हुए वो अपने डिसाइड कर लेते हैं कि ये स्कीम बहुत अच्छी है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इनफैक्ट यही आपका फर्स्ट स्टेप है गलत डायरेक्शन में। और फिर आप अगर एक गलत पाथ पकड़ लिए तो आप बस वही रास्ते में आप चले जाएंगे और आपका जो एक्चुअल जो आपका रिक्वायरमेंट था वो मिस आउट हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि मान लीजिए आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गए हैं, एक जो आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स सिलेक्ट कर रहे हैं। आप एक शेल्फ पे एप्पल्स देखते हैं और ये देखते हैं कि सबसे अच्छा एप्पल कौन सा है। तो आप वहां से सबसे अच्छा एप्पल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी ऑरेंजेस की। तो सिर्फ सबसे अच्छा टॉप परफॉर्मिंग फंड क्या है, सबसे बेस्ट रैंकिंग क्या है पर्टिकुलर पीरियड की, वो मायने नहीं होता अपने एक अच्छा फंड सिलेक्ट करने के लिए, राइट फंड सिलेक्ट करने के लिए। तो राइट फंड होता क्या है? राइट फंड वो है जो आपकी खुद की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, आपके जो गोल्स हैं उसको मैच करे, आपकी रिस्क प्रोफाइल को मैच करे, आपके टाइम होराइजन को मैच करे, तब जाके वो राइट फंड होता है। सारे फंड का कोई ना कोई इन्वेस्टर है, मतलब हर एक फंड के लिए कोई ना कोई किसको सूटेबल है। जरूरी नहीं कि वही फंड आपको भी सूट करता हो। तो जो आपको सूट करता है वो होता है राइट फंड। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहले आपको ये करना है कि आपको ये असेस करना है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी खुद की रिस्क एपेटाइट क्या है और आपके टाइम होराइजन क्या है। तो ये एक बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है। आप अपने नेबर को देख के, अपने कलीग को देख के, अपने दोस्त को देख के आप ऐसा पोर्टफोलियो, आप अपना पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। आपको खुद को समझना है और उस हिसाब से कस्टमाइज करना है। तो पहला तो एंगल ये हो गया कि जो मैंने कहा कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें, आपकी टाइम होराइजन को समझें और आपके गोल्स को समझें। सेकेंड स्टेप ये होता है कि इसके बाद आप एक एलोकेशन स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई कितना पैसा आपका लार्ज कैप में होगा, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में। अगर आपको कोई थीमेटिक या सेक्टर फंड ऐड करना है, कोई वैल्यू स्ट्रेटेजी लेनी है, तो ये होता है एक सेकंड लेवल जहां पे आप डिसाइड करते हैं कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, उसका कितना हिस्सा जाएगा लार्ज कैप में, कितना मिड कैप में या कितना कोई कोई डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में। फिर तीसरा स्टेप होता है जब आपने एलोकेशन कर लिया कि भाई इतना मुझे लार्ज कैप में डालना है, इतना स्मॉल कैप में, तब आप उस कैटेगरी की स्कीम्स पिकअप करते हैं और इंडिविजुअली आप पैसे उन पर्टिकुलर स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ स्टेप ये है कि जब आप रिव्यू के लिए बैठते हो, ये भी गलतियां बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं कि जब आप आपने अलग अलग सेगमेंट्स का एक पोर्टफोलियो बनाया है, लार्ज कैप में और मिड कैप में मान लीजिए, जब 1 साल बाद या 2 साल बाद आप रिव्यू करते हैं तो ये देखते हैं कि लार्ज कैप की फंड मान लीजिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया जितना मिड कैप ने दिया। तो आप ये अपने आप से कहने लगते हैं कि मैं क्यों ना, मुझे मिड कैप में ही पूरा लगा देना चाहिए था, लार्ज कैप में मैंने लगा के मेरा रिटर्न नुकसान हुआ। वेल ये तरीका नहीं होता। आप क्रॉस दूसरी सेगमेंट के परफॉर्मेंस अपनी दूसरी सेगमेंट की स्कीम से करेंगे तो आप अगेन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी उदाहरण के रूप में आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं कि सही पोर्टफोलियो का
क्या क्या मायने होते हैं। तो मान लीजिए एक इंसान है जिनको अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 5 साल बाद पैसे चाहिए, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? अभी एक ऑप्शन ये भी है कि आप 100% प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप का कैटेगरी लें। और क्योंकि 5 साल का टाइम होराइजन है, कई लोगों को लगता है 5 साल बहुत लॉन्ग टर्म हो गया, काफी है, तो हम प्योरली रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने देखा कि अगर 100% इक्विटी फंड, मान लीजिए कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की हम बात करें, तो पिछले 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो करीबन 18 से 20% आसपास रहा है। अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी की बात करें तो 5 साल का एवरेज रिटर्न जो सीएजीआर जो हम देखेंगे करीबन 10% है। अगर प्योरली रिटर्न्स देखते हुए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो नेचुरली वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी चूज करेगा जब वो बैलेंस एडवांटेज फंड के सामने कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सही अप्रोच होगा? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स जो है उनका पूरा कंस्ट्रक्शन अलग है। एक है पूरा 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, और दूसरा है जो मार्केट का वैल्यूएशन देखते हुए इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो ये डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है। अगर आपने सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए स्कीम उठाई थी तो फिर आपने डेफिनेटली ये नहीं देखा है कि वो स्कीम की अंडरलाइन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, और ये आगे जाके बहुत बुरी तरह बैकफायर कर सकता है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। तो सिर्फ रिटर्न्स को और स्टार रैंकिंग देख के आप अगर स्कीम सिलेक्ट कर रहे हैं बिना और कोई पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, तो ये आप डेफिनेटली गलत कर रहे हैं, और ये आपके जो राइट फंड की जो बात है वो आपको राइट फंड कभी नहीं मिलेगा। राइट। मुझे ब्रेक पर जाना है हर्ष, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम राइट फंड्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस स्मॉल कैप भर लो अपने पोर्टफोलियो में, ये हमारे लिए सही फंड है क्योंकि इसमें रिटर्न भी आपको बम्पर मिलेगा। हालांकि रिस्क अगर वो जानते भी हो तब भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल एक ही एएमसीज के बहुत सारे फंड शामिल कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लार्ज कैप, क्योंकि उनको लार्ज कैप पे इतना भरोसा होता है और क्योंकि उसमें वॉल्टिलिटी जो है वो कम होती है मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के मुकाबले, तो इसी तरह के फंड शामिल कर लेते हैं। तो राइट फंड का चुनाव तो आप करें ही करें, लेकिन साथ ही राइट डाइवर्सिफिकेशन का भी आपको जो है नियम लागू करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। कुछ इस बारे में बताएं। कविता, आपने एकदम सही कहा कि पोर्टफोलियो में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली क्रिएट करते हैं, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है, जो फंड मैनेजर लेवल पे भी होता है, फंड हाउस पे होता है, और आपको कैटेगरी पे होता है। कोई भी एक कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उसी लिमिटेशन में रहता है। अगर आपको मार्केट का सही मायने में बेनिफिट चाहिए तो आप उसे डाइवर्सिफाई सेगमेंट वाइज भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसे कोई सेगमेंट्स हैं जिसमें आपने एक्सपोजर नहीं लिया और वो चल रहा है, मान लीजिए मिड कैप में आपने एक्सपोजर लिया ही नहीं, तो हो सकता है कि मिड कैप में जो रिटर्न आपको पोटेंशियल आगे जाते हुए मिलता हो वो आपको आपके पोर्टफोलियो में नहीं मिलेगा। अगर आपकी वो रिस्क प्रोफाइल है आपकी कि मिड कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं, तो बेशक आप कम लीजिए या ज्यादा लीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी आपकी जो गोल्स है और जो टाइम होराइजन है उसमें मिड कैप भी फिट होता है, और आपने सिर्फ अगर लार्ज कैप ले रखा है, तो शायद वो एक अप्रोच गलत हो सकता है, और आप एक कॉम्बिनेशन करिए जिसमें आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप कम लीजिए, लेकिन एक कॉम्बिनेशन अगर आप बना के चलते हैं तो आप पूरे मार्केट का जो स्प्रेड है उसका फायदा ले पाएंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो पैमाने जिसके चलते अपने लिए आप सही फंड का चुनाव कर सकते हैं। वैसे हमें एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन इस मुद्दे को हम एक बार फिर से चर्चा में लाएंगे, लेकिन दर्शकों के सवालों के जरिए, जो कि हम इस छोटे से ब्रेक के बाद शुरू करेंगे। तो रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर मैं जाऊँ उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है। झटपट अपने सवाल हमें आप व्हाट्सएप कीजिए।